हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्योस पे। आज हम लोग यूजीसी नेट जैव जून 2008 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट, जैव, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, स्टेट बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य तमाम जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पहला ऑप्शन है कौरबी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है मारवाड़ी और चौथा है कन्नौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं मुख्य तौर पर। कितनी बोलियां हैं? 5, ठीक है। और ये मारवाड़ी जो है ये जयपुरी है, जयपुरी। बाकी कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी ये सब किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। देखिए, खड़ी बोली, जिसे कौरबी भी कहा जाता है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रजभाषा, जो कि मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कन्नौजी, अयोध्या के आसपास या कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। और हरियाणवी, जिसे बांगू भी कहा जाता है। ये पांचों बोलियां जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। जबकि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत, मेवाती उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत और मालवी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत। देखिए, राजस्थानी राजस्थानी जो भाषा है उसमें 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है, मेवाती और मालवी, ठीक है। तो उसे भी क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया। पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी, पूर्वी क्षेत्र में जयपुरी जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, और उत्तरी क्षेत्र में मेवाती और दक्षिणी क्षेत्र में मालवी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और भी देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, अपभ्रंश से विकसित हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियां निम्नवत है, ठीक है। सौसैनी, ये है अपभ्रंश, सौसैनी अपभ्रंश। सौसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है और गुजराती आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? एक तो खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, दिल्ली के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें पूरा भाषा विज्ञान के बारे में इसे बताऊंगा कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, ठीक है। ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगुरु, हरियाणवी को ही बांगुरु भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। ये सौसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत में ये पांचों बोलियां आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। एक तो हो गया मारवाड़ी, दूसरा जयपुरी, तीसरा मेवाती और चौथा मालवी, ठीक है। मारवाड़ी जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थानी के क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। पूर्वी में जयपुरी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी बोला जाता है, ठीक है। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, नेपाल के क्षेत्र में नेपाली, गढ़वाली को बोला जाता है यहाँ पे उत्तराखंड में, और कुमाऊनी भी कुमाऊं के क्षेत्र में, जो कि उसी क्या कहते हैं उत्तराखंड में ही है, ठीक है। और चौथा उपभाषा जो है वो है गुजराती। गुजराती में, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी है, ठीक है। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी हिंदी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी में? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश है, ठीक है। अपभ्रंश, उसकी जो उपभाषा है वो कौन है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तीसरा अपभ्रंश है वो है मागधी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। एक तो हो गया मागधी अपभ्रंश में बिहारी, दूसरा बांग्ला, तीसरा उड़िया और चौथा असमिया, ठीक है। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा उड़िया और चौथा असमिया।
बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। और चौथा जो अपभ्रंश है वो है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी, ठीक है। पांचवा जो अपभ्रंश है वो है बाछड़ अपभ्रंश। बाछड़ अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी भाषा का, ठीक है। और छठा जो है, छठा अपभ्रंश है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मेरा उत्साह बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक पूछा जा रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि अपने स्वतः दिमाग से ये दिमाग लगाना है कि अरे हिंदी साहित्य का पहला आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है उसी में से आपको एक चुनना है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, चौथा है गासादा तासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गासादा तासी। गासादा तासी की जो पुस्तक जो है उसका नाम है इस्तवा द लातियोता एंदोए हिंदुस्तानी, ठीक है। ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। तो वो एक फ्रेंच विद्वान थे। गासादा तासी कौन से कहाँ के थे वो? फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच विद्वान, ठीक है। और इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ जो लिखा था वो फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। हमारा ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि देखिए हिंदी का जो पहला साहित्य इतिहास जो लिखा जा रहा है वो किस भाषा में लिखा जा रहा है? फ्रेंच में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रथम जो भाग था इस्तवादा लतीउत्तर हिंदुस्तानी। तो पहला जो भाग था 1839 ईस्वी में। द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। पहला 1839 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी में। और जो द्वितीय जो इसका जो संस्करण जो निकला था, ये तो हुआ प्रथम संस्करण, ठीक है। और इसका जो द्वितीय जो संस्करण जो निकला था वो हुआ था 1871 ईस्वी में निकला था इसका दूसरा संस्करण, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा था, अपनी जो पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गासादा तासे हैं, ठीक है। इन्होंने इस्तवार होगा यहाँ पे, इस्तवार द लातियोता एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। पहला भाग कब लिखा इन्होंने? 1839 में। दूसरा भाग कब लिखा? 1847 में। और इसका दूसरा संस्करण दूसरा जो संस्करण जो था इसका 1871 ईस्वी में, ठीक है। एक चीज मैं और बताते चलता हूँ। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक जो थी वो थी द मॉडर्न, मुझे लगा कि मैंने रखा हुआ है उसे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये इन्होंने कब लिखा था? 1800 1883 ईस्वी में, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था वो लिखा था 1929 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो नागी पंचानी सभा के द्वारा लिखाया जा रहा था। भूमिका के रूप में लिखा था उन्होंने, पहले ये भूमिका लिख रहे थे और लिखते लिखते इन्होंने इतिहास ग्रंथ ही लिख दिया हिंदी साहित्य का, ठीक है। इसके बारे में फिर विशेष कभी चर्चा करेंगे। और शिव सिंह सरोज का जो है वो 1888 ईस्वी, ठीक है।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन, 1883 ईस्वी में। ये 83 है, 1883 ईस्वी में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, 1888 में। गासा दत्तासी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। पहला भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में, और दूसरा जो संस्करण जो था, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की, ठीक है, रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ठीक है। पहला है पिंगल, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है डिंगल और चौथा है प्राकृत। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो डिंगल जो भाषा थी वो अपभ्रंश, अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों को मिलाने से बनती थी डिंगल भाषा, जो कि इसमें ओज गुण होता था भरा हुआ एकदम बेबस। तो आप लोगों ने आला उदल का नाम सुना होगा, उसके बारे में जो कथा जो लिखी गई है वो डिंगल भाषा में है। पिंगल जो भाषा थी वो सिंगार की भाषा थी, ठीक है। बेसिकली ये कोमल होता था, इसमें अपभ्रंश, पिंगल जो भाषा थी इसमें अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण होता था, दोनों के मेल से बनता था। ब्रज भाषा के मेल से क्या बना? पिंगल। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से पिंगल, ठीक है। और अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से डिंगल। ए प्लस आर इक्वल टू डी, आप इसे एक फॉर्मूला के तौर पे याद रख सकते हैं। अपभ्रंश प्लस बी इक्वल टू पी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही इसे याद रख सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू पी, ए प्लस आर इक्वल टू डी, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। देखिए, आदिकाल में वीरवर्स की रचनाओं में डिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? पहला ऑप्शन है नायिका भेद, दूसरा है अवतार लीला, तीसरा है निर्गुण का खंडन और चौथा है नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नायिका भेद, ठीक है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या थी? नायिका भेद। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में सूरदास की रचना है। किसकी रचना है ये? सूरदास जी की। किसकी रचना है? सूरदास की। कब साहित्य लहरी? 1550 ईस्वी में, ठीक है। और सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म जन्म हुआ था, माना जाता है 1478 ईस्वी में, और निधन 1583 ईस्वी में, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर, शूरशारावली, साहित्य लहरी तो मैंने बताया ही 1550 ईस्वी में, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखिएगा। और इसमें बेसिकली जो है ना, राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। लीलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अलंकार और नायिका भेद तो पता ही है, इसमें नायिका भेद के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? पहला ऑप्शन है मंझन, दूसरा है जायसी, तीसरा है मुल्ला दाऊद, चौथा है कुतुबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसको माना है? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, ठीक है। इसे एकदम बैठा लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है।
देखते हैं हम लोग। देखिए, पेमा-ख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र, G+N, ठीक है? इन्होंने हंसावली को माना है, G+N=H, ठीक है? याद रखिएगा। और ये किसकी है? असाइद की। हंसावली 1370 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। हंसावली का, और रचना किसकी है ये? असाइद की। याद रखिएगा, हंसावली असाइद, हंसावली असाइद, ऐसे याद कीजिएगा लय में तो याद हो जाएगा। और इसे किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने माना है चंदायन को। किसको माना है राम कुमार वर्मा ने? चंदायन को। प्रथम काव्य, ठीक है? और प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद को, ठीक है? चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसावली, असाइद। इसका समय क्या है? 1379 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है। उसका समय है 1501 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? ईश्वर दास। सत्यवती कथा ईश्वर दास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद, मेघावती कुतुबन, मेघावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वर दास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद, ठीक है? और इसे किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? मेघावती को। किसकी रचना है ये? कुतुबन की। कब है? 1503 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है 1501 ईस्वी में। और उसके रचनाकार कौन है? ईश्वर दास, ठीक है? ये हाल मिसकी मकन तगाफुल दुआए नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई, और चौथा है रसलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुशरो। किसकी पंक्ति है ये? अमीर खुशरो की। इसे ध्यान में रखिएगा। इस पे गाना भी है मिथुन का, जिसमें ये हाल मिसकी मकन, ठीक है? देख लेते हैं हम लोग अन्य पंक्तियों को भी। ये हाल मिसकी मकन तागुल दुआए नैना बनाए बतिया, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। कुटिल केस सुदेश पोष पारिजात पिकसद, ये है चंद्रबरदाई की पृथ्वी राजवासों से। कमला आनंद, कमला आनंद बसंत हम संग चलती मंद मंद, ये किसकी है? रसलीन की, अंगदर्पण से, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपको बताना है। कल्पना जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? उसका जगह का नाम। पहला है कोलकाता, दूसरा है त्रिवेंद्रम, तीसरा है मुंबई, और चौथा है हैदराबाद। हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ से होती थी प्रकाशित? हैदराबाद से। कब? 1949 ईस्वी में, ठीक है? और इसका संपादन कौन करते थे? संपादन, संपादन करते थे आर्येंद्र शर्मा। आर्येंद्र शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राबे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है बोधा, दूसरा है घरानंद, तीसरा है ठाकुर, और चौथा है देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद की। किसकी पंक्ति है ये? घनानंद की। राबे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। देख लेते हैं हम लोग। ये तो पंक्ति है घनानंद की। इसके बाद अब रूप भरियो अखियन भरियो ष्टु भरियो, ये किसकी पंक्ति है? देव की। कहू मिलीबो, ये किसकी पंक्ति है? वह धीरज ही में धरिबो, ये किसकी है? बोधा की। लोगन कवित कीबो खेल कई जानो है, ये किसकी है? ठाकुर की।
अगला अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए पंक्तियां किस कवि की है? पहला ऑप्शन है केशवदास की, दूसरा है तुलसीदास की, तीसरा है सूरदास और चौथा है नंददास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये इसमें केशव लिखा हुआ तो ये केशवदास की ही पंक्ति होगी, तो ये सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। केशव कही न जाए, अब मैं पूरा पंक्ति पढ़ देता हूँ। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मनहि मन वहिए। ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा या तो वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? देखिए, मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे, 3 भाई, ठीक है? आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र, तीसरा है श्याम बिहारी मिश्र और चौथा है गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, और बाकी 3 कौन है? सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, देखिए मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक की रचना की जिसे कहते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद कब लिखी इन्होंने रचना? 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1900, देखिए ये 4 भागों में है। पहला 3 भाग जो है इन्होंने कब? 1913 ईस्वी में, पहला 3 भाग। ठीक है, और ये दूसरा चौथा जो भाग था वो 1934 ईस्वी में निकाला इन्होंने। पहला 3 भाग, पहला 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो 1934 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, मिश्र तीनों भाई थे जिन्हें मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? संगत है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? संगत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ व्यंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रस मीमांसा जो थे इसके लेखक कौन थे? राम मूर्ति त्रिपाठी। ठीक है, कब लिखी थी उन्होंने ये पुस्तक? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल ये तो नहीं होगा। ठीक है, रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी। ठीक है, रस सिद्धांत ये डॉक्टर नगेंद्र की है, ये भी नहीं होगा। रसज्ञ व्यंजन ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। देखिए, रस मीमांसा रस मीमांसा ये किसकी रचना है? रस मीमांसा जो है ये रचना है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है ये? रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, रस विमर्श जो रचना है ये है राम मूर्ति त्रिपाठी की। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, राम मूर्ति त्रिपाठी की। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। और इसका रस सिद्धांत जो है वो है डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की। ठीक है, इसके बाद रसज्ञ व्यंजन जो है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये वाला भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए रस विमर्श जो है ये पुस्तक लिखी गई थी 1965 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1965 ईस्वी में। रस मीमांसा 1949 ईस्वी में। ये देखिए
जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हो गया उसके बाद ये प्रकाशित हुई है, ठीक है। रस सिद्धांत जो है 1964 ईस्वी में, और रसज्ञ व्यंजन जो है वो 1920 ईस्वी में। ये किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में सही। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रस विमर्श 1965 ईस्वी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र, और रसज्ञ व्यंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे इस बार असंगत, पिछले बार संगत पूछा गया था, इस बार असंगत पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वैवे रामायण तुलसीदास, वैवे नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, और विज्ञान गीता केशवदास। तो इसका देखिए, वैवे रामायण जो है ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। कब लिखी थी इन्होंने? अब 1573 से, और कुछ लोग मानते हैं 1623 के बीच में। ठीक है, इसका प्रकाशन एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, तो ये तो सही है। वैवे नायिका भेद ये भी है रहीमदास जी की। इसका जो समय माना जाता है, एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता, अप्रॉक्स में चलता है लगभग में, 1610 से 1615 के बीच में माना जाता है। ठीक है, भव्य नायिका भेद का। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली का जो समय माना जाता है ये भी है अप्रॉक्स में ही, लगभग 1586 से 1603 के बीच में माना जाता है। ठीक है, और ये किसकी है? ये किसकी रचना है? ये है कृष्ण गीतावली। ये किसकी रचना है? ये है सूरदास जी की, तुलसीदास जी की। तुलसी दास। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत। विज्ञान गीता ये किसकी रचना है? ये है केशव दास जी की। कब की रचना है ये? 1610 ईस्वी की। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान गीता केशवदास की, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का। ये इसके बारे में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, कृष्ण गीतावली कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत ये किसकी रचना है? तो सबों को लगता है कि रामचरितमानस ही लिखा था तुलसीदास जी ने, ये राम के बारे में ही सिर्फ लिखे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में भी लिखा है। ठीक है, और भव्य नायिका भेद रहीम की रचना है ये, और भव्य रामायण ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, वैवय रामायण 1573 से 1623 के बीच में, ये है तुलसीदास जी की। और इसके बाद वैवय नायिका भेद 1610 से 1615, ये है रहीम की रचना। कृष्ण गीतावली 1586 से 1603 ईस्वी, ये है तुलसीदास जी की रचना। साहित्य लहरी 1550 से ये सूरदास जी की रचना है। और विज्ञान गीता 1610 ईस्वी केशवदास की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? पहला ऑप्शन है माधवी दुष्यंत, यहाँ पे असंगत पूछा गया, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। माधवी दुष्यंत सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, एक और अजनबी मृदुला गर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए, ये सही नहीं है। माधवी जो रचना है ये किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की नहीं है, ये है भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी किसकी रचना है? ये भीष्म साहनी की। माधवी कब की रचना है? 1955 ईस्वी की। द्रौपदी ये कब की रचना है? 1972 ईस्वी में लिखा गया था। ये किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। और ये देखिए, ये माधवी जो है ना, ये है नाटक विधा में। नाटक द्रौपदी भी है नाटक। उत्तर प्रियदर्शी ये भी है गीति नाट्य है। ये क्या है? गीति नाट्य। गीति। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम गीति नाट्य कौन सी है? हिंदी का
हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, ठीक है? आप लोगों को बताना है कौन-सा है, ठीक है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अजनबी, एक और अजनबी ये किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। कब लिखी ये उत्तर पहले हम लोग देख लेते हैं इसी को। ये 1998 ईस्वी में, ठीक है? तो ये भी सही है, उत्तर प्रियदर्शी भी सही है, द्रौपदी भी सही है। ये माधवी किसकी नाटक है? ये है भीष्म साहनी की। उत्तर प्रियदर्शी का जो समय है वो है 1967 ईस्वी, ठीक है? इसे ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या है? गीति नाट्य उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की है रचना, ठीक है? और ये भी एक नाटक ही है, एक और अजनबी। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। माधवी नाटक है 1955 में भीष्म साहनी की। द्रौपदी नाटक है 1972 में सुरेंद्र वर्मा की। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में, ये अज्ञे का गीति नाट्य है। एक और अजनबी, ये 1998 में, ये नाटक है मृदुला गर्ग की, ठीक है? माधवी 1955 में भीष्म साहनी की नाटक है। इसके बाद द्रौपदी 1972 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में अज्ञे का गीति नाट्य है। एक और अजनबी, ये 1998 में मृदुला गर्ग का नाटक है। यम गाथा 2000 ईस्वी में दुष्यंत सिंह का नाटक है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानी का नहीं जुड़ा था, ठीक है? कौन नहीं जुड़ा था, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नई कहानी आंदोलन, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है ज्ञानरंजन और चौथा है राजेंद्र यादव। देखिए नई कहानी आंदोलन जो है ना वो चला था 1955-56 में, ठीक है? 1955-56 के आसपास चला था, ठीक है? जिसमें कि मैं इसका पहले जवाब दे देता हूँ कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब है ज्ञान रंजन, ठीक है? देखिए नई कहानी आंदोलन में जो है ना मोहन राकेश, मोहन राकेश, कमलेश्वर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, ये सब ना प्रमुख इसके उन्नायक थे, यानी नायक थे इसके, ठीक है? और इन्हीं लोगों ने नई कहानी आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया पिछले, अगर मैं आपने सारा देखा होगा लेक्चर तो उसमें मैंने बताया था कि एक आया था प्रपद्यवाद। प्रपद्य क्या लिखा? प्रप- प्रपद्यवाद, ठीक है? इसे नकेनवाद के भी नाम से जाना जाता है, नकेनवाद, ठीक है? नकेनवाद में मुख्य रूप से तीन लोग थे। एक तो थे नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है? इसके बाद केसरी प्रसाद, केसरी प्रसाद, और तीसरे थे नरेश, ठीक है? इनका न, इनका क और इनका न, इन्हीं तीनों क और न से मिलके बना था नकेनवाद। ये तीनों बिहार के थे, ठीक है? ये तीनों बिहार के थे। तो उसी के समय ये चल रहा था काव्य धारा में, और ये चला गद्य धारा में, ठीक है? तो गद्य धारा में ये है नई कहानी आंदोलन 1955 से 56। इसमें थे मोहन राकेश इसके प्रमुख थे। इसके बाद कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, ठीक है? और एक और आंदोलन चला था इसके जस्ट बाद, अकहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन। इसका जो समय था वो था 1960-62 के आसपास, ठीक है? और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, ठीक है? इस इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है?
और ये सब जो थे, जैसे ये ज्ञानरंजन हो गए, दूधनाथ सिंह हो गए, रविंद्र कालिया हो गए, सुधा अरोड़ा हो गया, ये सब जुड़े थे किससे? अकहानी आंदोलन से। ठीक है। नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 के आसपास चला। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इसके प्रमुख कहानीकार थे, जबकि ज्ञानरंजन कहानी आंदोलन से जुड़े थे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? गंगोली गांव, ठीक है, ये गांव वाला पूछा जाता है, 2-3 उपन्यास है उसके गांव है, उससे लगभग पूछा ही जाता है प्रश्न। पहला ऑप्शन है जल टूटता हुआ, दूसरा है अलग अलग, बैतरणी, प्रतिपयी कथा और आधा गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, प्रतिपति गंगोली जो गांव है, इसका जो जिक्र है ये किस उपन्यास में किया गया है? आधा गांव। और ये उपन्यास किसका है? आधा गांव उपन्यास किसका है? वाही मासूम रजा का। वाही मासूम रजा का किसका है ये? वाही मासूम रजा का। रजा इसे उपनाम से वो लिखते थे। ठीक है। और आधा गांव उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1966 ईस्वी। ठीक है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी में, ये किसकी है? रामदास मिश्र का। रामदास मिश्र की। ठीक है। अलग अलग बैतरणी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है अलग अलग बैतरणी का, 1967 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। इसमें किस गांव का जिक्र किया गया है? कैता गांव का। किस गांव का? कैता गांव। और जल टूटता हुआ में इसमें कौन सा गांव का किया गया है जिक्र? पांडे पूर्वा गांव। पांडे पूर्वा गांव। ठीक है। और एक है प्रतिपयी कथा। प्रतिपयी कथा का जो है प्रकाशन वर्ष, ये है 1957 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है पंचनाथ रेणु का। ठीक है। इसमें जो गांव का जो जिक्र किया गया है ये है परानपुर गांव का। किस गांव का? परानपुर गांव का। ठीक है। जल टूटता हुआ पांडेपुरवा गांव का जिक्र किया गया है, ये है रामदास मिश्र की, 1969 ईस्वी में। अलग अलग बैतरणी, ये 1967 ईस्वी में श्री प्रसाद सिंह का है, ये कहता गांव का। इसके बाद पति परी कथा, ये 1957 में रेणु की है, इसमें परानपुर गांव का जिक्र किया गया है। आधा गांव 1966 ईस्वी में राही मासूम रजा का का उपन्यास है, इसमें गंगोली गांव का जिक्र किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आधा गांव 1966 राही मासूम रजा गंगोली गांव। जल टूटता हुआ 1969 रामदास मिश्र पांडे पूर्वा गांव का। अलग अलग वैतरणी, ये 1967 ईस्वी श्री प्रसाद सिताई हिंद कहता कहता गांव। पति परी कथा 1957 पंचनाथ रेणु की है, ये इसमें परानपुर गांव का जिक्र किया गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, लिखते जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? आपको बताना है कि कोर्ट मार्शल जो नाटक है ये समाज की किस समस्या को पर आधारित है। ठीक है। किस समस्या को ये उजागर करता है? जब तक मैं इसके बारे में कुछ कुछ बताता हूँ, ये कोर्ट मार्शल जो नाटक है ये 1991 ईस्वी में लिखा गया था। ये है स्वदेश दीपक का। आप लोगों को बताना है कि स्वदेश दीपक किस शतक के कवि हैं? स्वदेश दीपक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद का इसमें किया गया। देखिए, कोर्ट मार्शल जो है ये 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का नाटक है। ठीक है। इसमें जो है ना वर्ग एवं जातिवाद का जो है ना भयावह रूप इसमें भारतीय फौज की में भी हावी और चित्रण किया गया है। ठीक है। देख लेते हैं, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें भारतीय सेना में
जातिवाद की समस्या को दर्शाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना में किस प्रकार से जातिवाद होता है, उसी वैसे तो हम मुझे नहीं लगता है कि भारतीय सेना में कोई जातिवाद होता होगा, फिर भी इन्होंने स्वदेश दीपक ने लिखा है, तो चलिए ठीक है पढ़ने के लिए। जातिवाद की समस्या का जिक्र किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित है? पहला है तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस सप्तक में है ये? तीसरे सप्तक में। तीसरा सप्तक का समय कब है? 1959 ईस्वी। तार सप्तक का समय है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक का समय है 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। और इन चारों के संपादक कौन है? अज्ञे। अज्ञे ने किया था चारों का संपादन। ठीक है, सप्तक में 7 कवि रहते थे, 7 चौके 28, यानी 4 सप्तक में 4 इंटू 7 इक्वल टू 28 कवि हैं। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। एक तो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, इसके बाद कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तार सप्तक के बारे में, आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल से बताया है, उसे याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ है कि सप्तक के कवियों को कैसे याद करना है और कौन कौन से कवि हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है आधा गांव, दूसरा है आखिरी कलाम, तीसरा है सूखा बरगद और चौथा है झूठा सच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, आधा गांव 1966 ईस्वी में, ये किसकी रचना है? अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ के आए हैं, राही मासूम रजा। किसका है ये? राही मासूम रजा। इसका विषय क्या है? भारत विभाजन। भारत विभाजन पे आधारित है। आखिरी कलाम, ये आखिरी कलाम जो है 2003 ईस्वी में, ये है दूधनाथ सिंह की, दूधनाथ सिंह की है। ठीक है, इसमें जो है ये है बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस जो हुआ था ना, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। ठीक है, सूखा बरगद जो है, सूखा बरगद 1986 ईस्वी में लिखा गया था। ये किसकी रचना है? मंजूर एहतसाम, मंजूर एहतसाम की रचना है। ठीक है, ये भारत विभाजन पे है। झूठा सच, ये यशपाल की रचना है। झूठा सच दो भागों में है। ठीक है, पहला है 1958 ईस्वी में, दूसरा है 1960 ईस्वी में। ठीक है, ये भी है भारत विभाजन पे। विभाजन पे, ठीक है। चलिए, आधा गांव 1966 ईस्वी में, आखिरी कलाम 2003 में, दूधनाथ सिंह, ये बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ था उसकी घटना पे आधारित है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी, मंजूर एहते शाम, भारत विभाजन पे आधारित है। झूठा सच यशपाल की रचना है, उपन्यास है, 1958, और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में। देश और वतन, और वतन और देश, पहला भाग का नाम वतन और देश, और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। लिख देता हूँ मैं, पहले का नाम है, पहले भाग का
वतन और देश, हाँ, ऐसे नाम है। वतन और देश, दूसरे का नाम है देश का भविष्य। मैंने तो इसे ऐसे याद रखा था, वतन और देश, देश लास्ट में आता है, फिर देश और भविष्य। ठीक है, इसे याद रखिए। पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, आधा गांव 1966 ईस्वी, वाही मासूम वजह, भारत विभाजन पे, सूखा बरगद 1986, मंजूर एहतेसाम, भारत विभाजन पे, झूठा सच 1958, यशपाल, भारत विभाजन पे, आके कलाम 2003, दूधनाथ सिंह, बाबरी मस्जिद विध्वंस पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन ये किसका ग्रंथ है या किसकी रचना है? पहला ऑप्शन नामवर सिंह, दूसरा है विजय देवनारायण शाही, तीसरा है डॉक्टर देवराज और चौथा है देवराज उपाध्याय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज की। कब लिखा गया था ये? 1955 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, विजय देवनारायण शाही ने जो एक ग्रंथ लिखा था, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पे इन्होंने किया था। कब लिखा था? 1983 ईस्वी में। नामवर सिंह की अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ था छायावाद। इनकी सबसे एक प्रसिद्ध रचना में अगर गिना जाए तो छायावाद, इसके बाद दूसरी परंपरा की खोज, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं को मतलब इस्टेब्लिश्ड करने के लिए उन्होंने बेसिकली लिखा था इस ग्रंथ को। ठीक है, और इसका जो समय है छायावाद का 1955 ईस्वी। और डॉक्टर देवराज ने तो छायावाद का पतन 1955 ईस्वी में। देवराज उपाध्याय ने जो रचना लिखी है उसका नाम है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। रोमांटिक साहित्य, रोमांटिक साहित्य शास्त्र। ठीक है, कब लिखा था इन्होंने? 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं। छायावाद का पतन 1948, डॉक्टर देवराज, छायावाद 1955, नामवर सिंह, रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951, डॉक्टर देवराज। इसके बाद जायसी 1983, विजय देवनारायण शाही ने संपादन किया था बेसिकली। आप ऐसे कह सकते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? देखिए, ये एक निबंध है। ठेले पर हिमालय एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है निर्मल वर्मा और चौथा है शरद जोशी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की है। कब लिखा था इन्होंने ठेले पर हिमालय? 1958 ईस्वी में। ठीक है, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सी विधा में? निबंध विधा में। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में, पश्यंती 1969 ईस्वी में, कहनी कहनी 1970 ईस्वी में। ठेले पर हिमालय 1958 में, पश्यंती 1969 ईस्वी में। ठीक है, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी में। और भी हैं इनके, जैसे कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, सबदिता 1977 में, मानव मूल्य और साहित्य ये 1960 ईस्वी में। ठीक है, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण यही है, ठेले पर हिमालय 1958 में, पश्यंती 1969 में, कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी में। ठीक है, आप अगर कुछ नोट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, कुछ चेहरे और कुछ चिंतन 1995 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह। किरणों पर चांदनी 1960 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है। है 22 में 1970, कोई खास नहीं है। शब्द और स्मृति ये महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं। 1976 में कला का जोखिम, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1981 ईस्वी। ढलान से उतरते हुए 1995 में,
भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ, ये भी अक्सर पूछा जाता है 2001 ईस्वी में। ठीक है, तो आप निर्मल वर्मा के जो है निबंध संग्रह, उसे आप चीड़ों पर चांदनी 1964 में, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, आदि अंत और आरंभ 2001 में। बेसिकली निर्मल वर्मा का जो है एक कहानी संग्रह है हम लोगों के पाठ्यक्रम में, परिंदे। परिंदे 1960 ईस्वी, जिसमें कि 7 कहानियां हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसको जब हम लोग कहानी पढ़ने लगेंगे। तो शरद जोशी के निबंध संग्रह को देख लेते हैं हम लोग। यथासंभव जीप पर सवार झिल इल्लियां, ये महत्वपूर्ण है। 1971 में, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 में, रहा नहीं बैठ 1972 में, तिलस्मय 1973 में, दूसरी सतह, ये महत्वपूर्ण है, दूसरी सतह 1975 में, यत तत सर्वत 2000 ईस्वी में, ये भी महत्वपूर्ण है। आप सर जोशी के निबंध संग्रह में 3 याद रख सकते हैं। जीप पर सवार इल्लियां 1971 में, ठीक है। दूसरा है दूसरी सतह 1975 में, और तीसरा है यत तत शर्वत 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अज्ञे के निबंध संग्रह को देख लेते हैं। अज्ञे ने भी बहुत सारे निबंध को लिखा है। पहला है त्रिशंकु, महत्वपूर्ण है। सब रंग और कुछ राग 1956, ये भी महत्वपूर्ण है। आत्मने पद, ये भी महत्वपूर्ण है, 1960 में। आल बाल 1971 में। भवती 1972 में। लिखी कागज कोय, महत्वपूर्ण है, 1972 में। अंतरा 1975। अद्यतन, महत्वपूर्ण है, 1977 में। स्रोत और सेतु 1978, ठीक है। युग संधियों पर 1982। केंद्र और परिधि 1984। छाया का जंगल 1984। सर्जना और संदर्भ, महत्वपूर्ण है, 1985। स्मृति छंद 1989। संवत्सर, महत्वपूर्ण है, 1978। ठीक है, आप इन अज्ञा के अगर निबंध संग्रह को याद रखना चाहते हैं तो त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मने पद 1960, लिखी कागज कोय 1972, अद्यतन 1977, सर्जना और संदर्भ 1985, और संवत्सर 1978 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है योग वशिष्ठ, और चौथा है बृहस्पति नीति सार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? अष्टाध्यायी के माध्यम से। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, अच्छा ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व भाषा को एक रूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ठीक है, किस प्रकार का ग्रंथ है? भाषा को एक रूपता प्रदान करने वाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना, जब भी हम लोग शब्द की रचना करते हैं, उसमें किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का, उपसर्ग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पद का। ठीक है, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु और उपसर्ग, इन तीनों का जो है ना योग से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि ये पद का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? पद का नहीं होता है। किसका किसका होता है?
प्रत्यय का होता है, धातु का होता है और उपसर्ग का होता है। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग आदि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के समूह से पद बनते हैं। ठीक है, बहुत सारा जब शब्द मिल जाता है ना तब एक पद बनता है। ठीक है, जैसे ये सारे शब्द मिल गए तब एक पद बन गया। ठीक है, उसी तरह और शब्द का जो निर्माण होता है वो प्रत्यय से, धातु से, उपसर्ग से होता है। इन तीनों का योग से क्या बनता है, शब्द बनता है। और जब बहुत सारे शब्द बन जाते हैं तब पद का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? आपको बताना है कि किस में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लड़के। देखिए, लड़के शब्द में जो है ना, इसमें पुरुष जाति या रूप का बोध होता है। ठीक है, लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? साधक प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय है। ठीक है, बचपन, मातृत्व, बचपन हो गया, मातृत्व हो गया, एकता हो गया, इसमें ना भाववाचक है। क्या है इसमें? भाववाचक, भाव साधक प्रत्यय। इसमें इन तीनों में क्या है? इसमें, इसमें और इसमें भाव साधक प्रत्यय, भाव साधक प्रत्यय। ठीक है, और लड़के में क्या है? रूप साधक प्रत्यय। लड़के में रूप साधक प्रत्यय और बचपन, मातृत्व और एकता में भाव साधक प्रत्यय। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? पहला ऑप्शन है माँ, श्याम स्वप्न, सती मैया का चौरा, सोना माटी। ऑप्शन बी, सती मैया का चौरा, सोना माटी, माँ, श्यामा स्वप्न। ऑप्शन सी, श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा, सोना माटी। ऑप्शन डी, सोना माटी, सती मैया का चौरा, श्यामा स्वप्न, माँ। आपको बताना है इसमें कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा और सोना माटी। ठीक है, देखिए श्यामा स्वप्न जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ये किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की। माँ जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ये किसकी रचना है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का। सती मैया का चौरा ये रचना है 1959 का। ये किसकी रचना है? भैरव प्रसाद गुप्त की। सोना माटी ये किसकी रचना है? ये है विवेकी राय की। कब की रचना है? 1983 की। सोना माटी ये किसकी रचना है? ये है विवेकी राय की। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। ये सारे ये चारों जो हैं ये उपन्यास हैं। ठीक है, श्यामा स्वप्न 1888 जगमोहन सिंह का, माँ 1929 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की, सती मैया का चौरा 1959 भैरव प्रसाद गुप्त का, सोना माटी 1983 विवेकी राय की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ये चारों कहानी है, आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है ममता, गूंगी, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोंक। बी, सुखमय जीवन, ममता, गूंगी, जिंदगी और जोंक। ऑप्शन सी, जिंदगी और जोंक, सुखमय जीवन, ममता और गूंगी। ऑप्शन डी, गूंगी, ममता, जिंदगी और जोंक, सुखमय जीवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखमय जीवन, ममता, गूंगी, जिंदगी और जोंक। देखिए, सुखमय जीवन जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। ये है गुलेरी जी की रचना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ममता जो है ये है रचना 1929 ईस्वी की। ये है जयशंकर प्रसाद की कहानी। इसके बाद गूंगी, गूंगी जो है ये है 1945 की रचना, और ये किसकी रचना है? वांगे राघव की। इसके बाद जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक जो है ये है 1998
1958 की रचना। ये किसकी है? ये है अमरकांत की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है? सुखमय जीवन इसमें से और ज़िंदगी और ज़ौक अमरकांत की रचना है, ठीक है? देखते हैं हम लोग। हाँ, सुखमय जीवन 1911 चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ममता 1929 जयशंकर प्रसाद, गूंगी 1945 रांगे राघव, जिंदगी और ज़ौक 1958 अमरकांत, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से जो सबसे पहले पत्रिका आई थी, फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन-सा सही क्रम है। पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा है श्री शारदा, तीसरा है आनंद कादंबनी और चौथा है प्रतीक। ऑप्शन बी में पहला है श्री शारदा, दूसरा प्रतीक, तीसरा आनंद कादंबनी और चौथा सरस्वती। ऑप्शन सी में सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादंबनी। ऑप्शन डी में आनंद कादंबनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है, सबसे पहले कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आनंद कादंबिनी जो थी ये 1881 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी। प्रेमघन की है ये। और ये मासिक थी, कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था पहली बार। ये मासिक थी और काशी से निकलती थी। इसके जो संपादक थे चिंतामणि घोष, ठीक है। श्री शारदा पत्रिका ये 1916 ईस्वी में नर्मदा प्रसाद इसके पहले संपादक थे, नर्मदा प्रसाद मिश्र। और प्रतीक पत्रिका जो है इसका संपादन हुआ था सबसे पहली बार 1947 ईस्वी में, जब आज़ादी के समय 1947 ईस्वी में। ये किसकी है? अज्ञेय की। ये कैसी थी? द्विमासिक, 2 महीने में एक बार आती थी और कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, मासिक थी मिर्जापुर से। सरस्वती 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष संपादक, मासिक कहाँ से? काशी से। इसके बाद श्री सादा 1916 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। नर्मदा प्रसाद मिश्र संपादक थे। प्रतीक पत्रिका 1947 में अज्ञेय इसके संपादक थे और द्विमासिक थी, इलाहाबाद से निकली थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि ये सारे के सारे काव्य प्रकाशन है। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा काव्य प्रकाशन प्रकाशित हुआ था, ठीक है। काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन है गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। इसके बाद ऑप्शन बी है पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। ऑप्शन सी है ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ऑप्शन डी है वीणा, ग्रंथि, गुंजन और पल्लव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए ग्रंथि जो था इसका प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। ये सारे के सारे जो है ना, ये हैं पंत के काव्य संग्रह, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। इसके बाद वीणा, वीणा का जो प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। पल्लव, पल्लव की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, 1928 ईस्वी में। गुंजन 1932 ईस्वी में। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आप इसे याद कीजिएगा। इवन ये चारों ही नहीं, पंत की जितनी भी रचनाएं हैं काव्य से संबंधित, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अक्सर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं क्रम से लगाने के लिए। या तो किसी एक रचना के बारे में दे दिया जाएगा, पल्लव का प्रकाशन वर्ष, या तो पल्लव की भूमिका से लगभग एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 ईस्वी में, ठीक है। पंत का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और इसका जो निधन हुआ था इनका 1977 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग पंत की महत्वपूर्ण रचना को। उच्छ्वास 1900, सबसे पहले उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि
1920 में महत्वपूर्ण है, ग्रंथि 1920 में महत्वपूर्ण है, वीणा 1927 महत्वपूर्ण है, पल्लव 1928 महत्वपूर्ण है, गुंजन 1932 महत्वपूर्ण है, युगांत 1936 में। ये रचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। युगांत से ही छायावाद का अंत माना जाता है। युग का अंत, ठीक है, यानी छायावाद का अंत इसी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी से माना है। छायावाद का अंत इसी रचना से माना जाता है। युगवाणी 1939 ईस्वी में, ग्राम्य 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, युगपथ 1949 में, उत्तरा 1949 में, वीणा वाणी 1900, एक तो वीणा है एक है वाणी, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि ये जो मात्रा यहाँ लगनी थी यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ वाली मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वाणी वीणा, ठीक है, 1958 में। और 27 दूना 54 होता है ना, तो इसमें 4 और जोड़ देना है तो आपको याद हो जाएगा। वीणा 1927 में और वाणी 1958 में। कला और बूढ़ा चांद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। युगपथ भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 1949 में। चांद कला और बूढ़ा चांद 1959 में। अतिमा 1955 में महत्वपूर्ण है। लोकायतन 1964 में। चिदम्बरा महत्वपूर्ण है। सत्यकाम 1975 में, ठीक है। आपको स्मितानंदन पंत की सारी रचनाएं याद रहनी चाहिए। अगला देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ये सारे के सारे जो हैं ये हैं यशपाल के उपन्यास। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। पहला ऑप्शन है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। ऑप्शन बी झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, दादा कॉमरेड। ऑप्शन सी देशद्रोही, दिव्या, दादा कॉमरेड, झूठा सच। ऑप्शन डी दिव्या, दादा कॉमरेड, झूठा सच और देशद्रोही। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। अगर किसी को टाइम चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर सकते हैं और इसके बाद आप मिनी टेस्ट भी दे सकते हैं। 30-30 क्वेश्चन का मैं करवाते जा रहा हूँ जो भी महत्वपूर्ण है। आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चलते रहेगा। आपका मैं तो लगभग सारा क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को डिटेल से बताते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से कम आपका 4-5 प्रश्न बन जाए। ठीक है, मैं इस तरह से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में देख के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। देखिए झूठा सच के बारे में मैंने पीछे भी बताया हुआ है। अभी इसका जो भाग एक था, इसका प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी में, ठीक है। और भाग दो जो था इसका इसका प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है। दिव्या दिव्या का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1945 ईस्वी में। ये यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है, ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है ये रचना दिव्या। देशद्रोही देशद्रोही का जो है प्रकाशन वर्ष वो है 1943 ईस्वी में, ठीक है। और दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी में। ये यशपाल का प्रथम उपन्यास है। दादा कॉमरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, झूठा सच प्रथम भाग 1958 में, द्वितीय भाग 1960 में, ठीक है। प्रथम भाग जो था इसका नाम था वतन और देश। वतन और देश। और द्वितीय जो भाग था इसका नाम है देश का भविष्य। देश का भविष्य, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यशपाल का जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में, निधन 1976 ईस्वी में, ठीक है। उपन्यासों का कालक्रम देख लेते हैं इनका। दादा कॉमरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कॉमरेड 1947 में, ठीक है। एक तो दादा कॉमरेड है, ध्यान दीजिएगा। एक दादा कॉमरेड है, एक है पार्टी कॉमरेड, ठीक है, 1946 में। मनुष्य के रूप 1949 में। अतीमा ही है ना, अमिता अमिता 1956 में। झूठा सच भाग एक 1958 में, भाग दो 1960 में। 12 घंटे 1962 में। अप्सरा का श्राप
65 में क्यों फंसे 1968 में, मेरी तेरी उसकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1900 उनके जो स्टार्टिंग के 5 उपन्यास है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके लास्ट में मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड और झूठा सच। झूठा सच एक भारत विभाजन पे आधारित है, भारत पाक के विभाजन पे आधारित इन्होंने बनाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कल्पलता, सिंगार की कड़ियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ व्यंजन। ऑप्शन बी शिव शंभू के चिट्ठे, कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियाँ और रसज्ञ व्यंजन। ऑप्शन सी शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ व्यंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। ऑप्शन डी रसज्ञ व्यंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिव शंभू के चिट्ठे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी में। ठीक है, 4 से 5 माना जाता है। इसमें जो है ना 1903 से लेके शिव शंभू के चिट्ठे में 12 चिट्ठे हैं। 1903 से लेके 1912 तक के भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होता था सारा इनका। तो ये किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, तो ये सारे जो इनके जो चिट्ठे प्रकाशित होते थे वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होते थे 1903 से लेके 1907 तक के सारे चिट्ठे को। ठीक है, रसज्ञ व्यंजन ये है 1920 ईस्वी में। ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। श्रृंखला की कड़ियाँ ये है महादेवी वर्मा की 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। इसके बाद कल्पलता 1950 ईस्वी में। ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे इसको। देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त की है। रसज्ञ व्यंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसे तो हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा। कल्पलता 1950 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा शायद। जी, तो कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, सागर मुद्रा, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन बी सागर मुद्रा कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम। ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, इत्यलम। ऑप्शन डी इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा। ठीक है, देखिए इत्यलम का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1964 ईस्वी। कब है? 1900 ओ 1946 ईस्वी, माफ कीजिएगा 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर ये है इनका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। और ये सारे के सारे जो हैं ये काव्य संग्रह हैं, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है ये अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी रचना किसकी है? अज्ञेय की। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1967 ईस्वी। कब है इसका? 1967 ईस्वी। और सागर मुद्रा, सागर मुद्रा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है, सागर मुद्रा का प्रकाशन वर्ष कब है? हाँ, ये 1970 ईस्वी में। कब है इसका? 1970 ईस्वी में। ठीक है, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, और सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं इसका व्याख्या। अज्ञेय के काव्य संग्रह का क्रम: भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंतामणि चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 में, हरी घास घास पर क्षण भर 1949 में, बाबा अहेरी 1954 में,
इंद्रधनुष बौंदे हुए 1957 में, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बाबा अहेई भी। आई ओ करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सैवाल 1966 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक छाया में 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो मित्रों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।